आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। प्रयागराज में सीएम योगी का निरीक्षण। स्टीमर से माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। बोले इस बार मेला 800 हेक्टेयर में लगेगा। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु करेंगे स्नान। सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। भाजपा सरकार, इलेक्शन कमीशन मिलकर यूपी बंगाल में वोट कैंसिल की तैयारी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले ट्रांसपेरेंट लिस्ट हर नागरिक की ड्यूटी। इलेक्शन कमीशन सही दिशा में कर रहा है काम। और देहरादून में सीएम धामी ने उत्तराखंड का नवीन राजनीतिक इतिहास किताब जारी किया। कहा बुके नहीं बुक दीजिए, पढ़ने की संस्कृति मजबूत होगी। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्टीमर से माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। संगम नोज पर मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन किया और पक्षियों को दाना भी खिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि इस बार माघ मेला 800 हेक्टेयर में बसेगा और 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। इसके बाद सीएम योगी कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी और कमोवेश यहां देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहां प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे मां गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे दिन, इन पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे, जिसमें कल्पवासी भी हैं जो हर दिन अगर मिलाकर के 20 से 25 लाख हर दिन देखेंगे तो एक बड़ी संख्या वो स्वयं भी हो जाएगी। बाकी अन्य श्रद्धालु आते हैं जो प्रदेश से, देश से, अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे और महाकुंभ के कारण काफी प्रचार प्रसार होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार। लखनऊ से बड़ी सियासी खबर है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव के बाद हमें पता चला है कि भाजपा, उसकी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उत्तर प्रदेश और बंगाल में एसआईआर के बहाने बड़े पैमाने पर वोट कैंसिल करने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश का दावा है कि जिन सीटों पर 2024 में इंडिया गठबंधन जीता था वहां 50,000 से ज्यादा वोट हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह सतर्क हैं। बैठे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, जब बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, और जो जानकारी दे रहे हैं समय समय पे पार्टी कार्यालय को भी सूचित किया जा रहा है। अभी सुबह जब एक हमारे विधायक ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जो बीएलओ हैं जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर
और इसी बड़ी खबर के लिए सीधे लखनऊ चलेंगे। फैज अहमद जुड़ गए हमारे साथ, ब्यूरो चीफ है हमारे लखनऊ। फैज, बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने आज लगाया है। हमने देखा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई, उसके बाद चुनाव हुआ और अब 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन बंगाल को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है उस पर? अखिलेश यादव के जो बयान है उसको लेकर क्या चर्चाएं अभी गर्म है और क्या कहना है सियासी पंडितों का इसको लेकर? अखिलेश यादव ने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जयंती पर मीडिया से बातचीत में ये सीधे तौर पे आरोप लगाए हैं बीजेपी और चुनाव आयोग पर कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलकर जो है बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटने चाहती हैं। दरअसल अखिलेश यादव ये आरोप बिहार चुनाव के बाद से लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से बिहार में लोगों के नाम कटे और जिस तरह से जो तमाम समीकरण बने वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी और चुनाव आयोग करना चाह रही है। उन्होंने कथित तौर पर एक वीडियो जो एसडीएम का वायरल हुआ है उसको भी वहाँ मीडिया के जो लोग मौजूद थे उनको सुनाया। अखिलेश यादव ने कन्नौज के एसडीएम का वायरल ऑडियो भी मीडिया के सामने रखा है, जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि 2003 की मतदाता सूची में मैपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए कई मतदाताओं को सी कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक जिले का मामला नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों की ये स्थिति है। तो जिसके लेकर अखिलेश यादव ने ये बोला कि ये केवल एक जिले का मामला नहीं बल्कि कई जिलों में इस तरह की जो परेशानियां हो रही है वो देखने में आ रही है। इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से ये कहा है कि हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरा तरह से पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। उन्होंने ये दावा कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 99% जो लोग जो लिस्ट है वो पहुंच चुका है, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि उन तक एसआईआर फॉर्म तक नहीं पहुंचा है। ये तमाम बड़े जो आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से बीजेपी जिन जब हम लोकसभा विधानसभा का चुनाव 2022 का हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई थी, उन तमाम जगहों पर खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने एक रिकॉर्ड तोड़ मत पाया था, उन तमाम जगहों पर 50,000 वोट काटने की साजिश की बात कही है। तमाम तरीके से ये आरोप अखिलेश यादव ने आज लगाया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मुनीस की किस तरह से ये आरोप जो है या कोर्ट तक पहुंचता है, ये तमाम चुनाव आयोग के संज्ञान में लाते हैं। चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन करता है ये एक महत्वपूर्ण सवाल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये तमाम आरोप को जो है पूरी तरीके से उसको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से चुनाव आयोग। बड़ा आरोप हमने देखा कि उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जब जो धांधली हो रही थी, जो गलतियां हो रही थी, उसको लेकर हमने शपथ पत्र तक जारी किए थे इलेक्शन कमीशन को लेकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और जो डेप्यूटी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनका इसको लेकर बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि भाई जो शख्स है वो ट्रांसपेरेंट लिस्ट उसकी नागरिक की होनी चाहिए और ये हर नागरिक की एक ड्यूटी है और इलेक्शन कमीशन उसी दिशा में काम कर रहा है। देखिए बिल्कुल सही। देखिए अखिलेश यादव ने भी ये बात कहा है कि जो आधार कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड ऐसा बनाया जाए, उन्होंने मांग की है कि आधार कार्ड ऐसा बनाया जाए जिसमें डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना इस तरीके से आधार कार्ड को फॉर्मेट तैयार करना चाहिए कि किसी भी तरह से जो है आधार कार्ड का डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सके। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए जिस तरह से जो आरोप लगाए बहुत सारे लोगों ने इस चीज को, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां खास करके इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर आरजेडी प्रमुख यादव जी हो, ये तमाम लोग जो है इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से एसआईआर में जिस तरह से के नाम पर धांधली चल रही है, इसको पारदर्शी तरीके से करने की कोशिश की जाए, ना कि एसआईआर में जो नाम काटने की जो साजिश की जा रही है, ये तमाम चीजों पर उन्होंने जोर देने को कहा है। लेकिन ये तमाम जो शिकायतें हैं वो चुनाव आयोग तक पहुंच रही है। चुनाव आयोग केवल ये आरोप अखिलेश यादव भी लगाते हैं और राहुल गांधी भी आरोप लगाए कि चुनाव आयोग केवल इन बातों को सुन रहा है लेकिन किसी तरह से एक्शन नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा आरोप हो रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी मोनिस की किस तरह से चुनाव आयोग पर या बीजेपी पर जिस तरह के आरोप तमाम जो विपक्षीय पार्टी लगा रही है वो कहां तक पहुंचती है। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो अखिलेश यादव का सीधे तौर पर आरोप है कि
कहीं ना कहीं जो एसआईआर की प्रक्रिया है उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि जहां जहां इंडिया गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में जीती है, खासकर वहां उन सीटों पर जो है कम से कम 50,000 वोट काटने की एक साजिश रचने का आरोप लगाया है। कुछ और खबरों की तरफ हम रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एसआईआर वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट होनी चाहिए जो हर नागरिक की ड्यूटी है और इलेक्शन कमीशन उसी दिशा में काम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शितापूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शितापूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शितापूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर कहा है कि भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम की ईंट नहीं रखने दी जाएगी। घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है, इन्हें चुन चुनकर भारत के बाहर निकाला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है, पूरा देश इसके लिए तैयार है। धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी। और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं घुसपैठियों के सब संरक्षक हैं और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा और उनको चुन चुन करके, उनको खोज खोज करके भारत के बाहर निकाला जाएगा। ये कल देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ऐलान भी कर दिया है और पूरा देश इसके लिए तैयार भी है। और अब बाबर का नाम इस देश में लेकर के अगर ये सोचते हैं कि वो राजनीति करेंगे तो इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता 2026 होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, वहां से जंगल राज को समाप्त करके सुशासन और विकास की पक्षधर, गरीब कल्याण की पक्षधर, महिला सशक्तिकरण की पक्षधर। और देहरादून से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत की नई किताब उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया है। सीएम ने कहा कि राज्य गठन के बाद 25 साल की राजनीतिक यात्रा को इतनी प्रामाणिकता से दर्ज करना एक महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने कहा कि बुके नहीं बुक दीजिए ताकि पढ़ने की संस्कृति और मजबूत हो सके। लखनऊ से बड़ी खबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक तमाशा निकाला गया। कार्यक्रम में शामिल हुई भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा कि बिहार चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता ने महागठबंधन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और विकास का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर ही चुनाव जीतते हैं, क्योंकि जनता अब काम और नौकरियां चाहती है। जनता जो है जनार्दन का स्वरूप कही गई है और जनार्दन को जब हम कहते हैं तो हिंदू मान्यताओं में भगवान विष्णु को कहते हैं। और जनता ने जिस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया है महागठबंधन को, उन्होंने विकास का रास्ता चुना है। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मंत्र। जालौन से राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा लेकर उरई पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मौर्य ने केंद्र और यूपी सरकार पर सीधे हमले किए और कहा कि यूपी अपराधों का गढ़ बन चुका है। यात्रा का मकसद है, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। यूं कहिए कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। जब से भाजपा सरकार आई है, देश के जालौन से बड़ी खबर है, कोंच तहसील के ग्राम अमीठा में एसडीएम ज्योति सिंह ने खुद पहुंचकर एसआईआर फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया है। दिव्यांगता के बावजूद एसडीएम पूरे समय मैदान में मौजूद रही। ग्रामीणों और युवाओं के सहयोग से एक ही जगह पर 323 फॉर्म मौके पर ही भर दिए गए। प्रक्रिया रात 9:30 बजे तक चली। एसडीएम ने युवाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि 4 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें ताकि एसआईआर अभियान कामयाब हो सके।
भारत सरकार के संस्थान NCPUL के जरिए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कल्चरल एजुकेशन सेंटर और सर सैयद एकेडमी के जरिए लगाए गए उर्दू किताब मेले का उद्घाटन AMU VC प्रोफेसर नईमा खातून ने किया है। इस दौरान काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहित्य एकेडमी अवार्ड हासिल कर चुके सैयद मोहम्मद अशरफ, पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लूर और रहमान सहित कई विभिन्न लोग मौजूद रहे। किताब मेले में देश भर से पब्लिशर्स अलीगढ़ आए हैं। लोगों का कहना था कि यह किताब मेला उर्दू जबान की तरक्की में अहम रोल अदा करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है उर्दू के प्रमोशन के लिए। उर्दू हमारी अपनी जबान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्ट्रेस है कि ज्यादा से ज्यादा किताबें उर्दू जबान में छपें और इसी की ये कोशिश भी हो रही है और हमारे टीचर्स बहुत किताबें लिख भी रहे हैं उर्दू में। तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए एक मुबारकबाद का मौका है कि हमने इतना बड़ा किताब का मेला जो किया है वो, और NCPUL इसके ऑर्गेनाइजर हैं और CEC कल्चरल एजुकेशन सेंटर और सर सैयद एकेडमी के कोऑपरेशन से ये एग्जीबिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। मैं सिकंदराबाद बुलंदशहर से आया हूँ। किताबें मेरी शौक है, किताबें मेरी मजबूरी है और इसके लिए मैंने एक लंबा सफर किया है कि मुझे किताबें खरीदनी है। और एक अच्छी बात इस मेले की ये है कि यहाँ पर उस तरह की किताबें मिल रही हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दवाखाना तिब्बिया कॉलेज की आज प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया है, जिस AMU की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून, पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, रजिस्टर ऑफिस आसिम जफर सहित कई लोग मौजूद रहे। दवाखाना तिब्बिया कॉलेज के MIC प्रोफेसर रियाज अहमद ने बताया कि इस दौरान डीलर्स मीट का भी आयोजन किया गया है और वेबसाइट सहित दिलशील एनर्जी ड्रिंक लॉन्च की गई है। पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज ने दवाखाना तिब्बिया कॉलेज के इतिहास पर रोशनी डाली। 1950 से आज कंसिस्टेंटली दवाखाना तिब्बिया कॉलेज जो है वो अपनी अच्छी दवाओं के लिए और अपनी क्वालिटी कंट्रोल के लिए जाना जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे कि हिंदुस्तान जब आज़ादी के 47 में 2047 में अपने 100 साल मना रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि 2050 तक दवाखाना तिब्बिया कॉलेज हिंदुस्तान का नंबर 1 दवाखाना होगा और हमारी प्रोडक्ट वैसे ही क्वालिटी कंट्रोल के साथ लोगों के लिए कारगर साबित होगी। ये बड़ी खुशी की बात है, दवाखाना तिब्बिया कॉलेज ने दिलजील का एक नया प्रोडक्ट, एक ड्रिंक, रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट जो आज लॉन्च हुआ है, ये बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इसकी सारी क्वालिटी कंट्रोल की गई है। इसका तासीर भी जो है। खबर अयोध्या से है। बीते दिनों सऊदी में मक्का से मदीना जा रही भारतीय ज़ायरीनों को लेकर बस एक टैंकर से टकरा जाने से 42 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज सुन्नी धर्मगुरु मौलाना शाबान कादरी ने भारत की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मरने वालों के परिवारों के 2 लोगों को वहां भेजा और उन्होंने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा और नेक काम है। मौलाना शाबान कादरी ने सऊदी हुकूमत से भी हादसे में शिकार लोगों की परिवार की आर्थिक मदद देने की मांग की है। यहाँ की हुकूमत ने अच्छा काम किया कि यहाँ के जो मरहूम वहाँ 42 लोग जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों को, कुछ लोगों को 2 लोगों को तकरीबन वहाँ भेजा गया, जो लोग मिट्टी में शरीक हुए। बहुत अच्छी बात है और अच्छा कदम यहाँ की हुकूमत ने किया है। और सऊदी हुकूमत। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। दुधवा टाइगर रिजर्व से निकले 30 से 35 जंगली हाथियों ने मजगई रेंज के चौखड़ा फार्म इलाके में गन्ने की फसल को बुरी तरह रौंद दिया। किसान पूरी रात खेतों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन हाथियों के झुंड के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग सिर्फ कागजों में कार्रवाई करता दिख रहा है, मुआवजा तक नहीं मिला है। मामला क्या है, गन्ने रो पार्क से हाथी निकल के आ जाते हैं और यहाँ नुकसान कर देते हैं। रात में 5 बजे आते हैं शाम को और सुबह जाते हैं 2-2:30 बजे। और गन्ने का बहुत नुकसान हमारा हो गया। लमसम 2 एकड़ गन्ना तबाह हो गया है। सबका मान लो 15 एकड़ का। झांसी नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सफाई अभियान के दौरान नाले में 2 नवजात बहते हुए मिले हैं। सूचना पर पार्षद राहुल कुशवाहा ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दोनों नवजात को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल नाले में नवजात मिलने से क्षेत्र में आसपास बने हॉस्पिटलों को लेकर पूरी तरह चर्चाएं हो रही हैं। आज घटना ये हुई है, SPF प्लांट पे कर्मचारी काम करता है ना,
दिल निगम से, तो उसने बताया कि जाल में। जालौन से बड़ी खबर है। कोच तहसील इलाके के काशीराम कॉलोनी के पास बना नगर पालिका का निर्माणाधीन नाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। घटिया सामग्री से बनी दीवार कुछ ही घंटों में ढह गई। लाखों रुपए की लागत वाला ये नाला टिक भी नहीं पाया और गिरने से नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए। अब जनता जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। अभी इसका कोई भुगतान नहीं हुआ है, अभी ठेकेदार के अंडर में ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। नहीं, अब गुणवत्ता तो देखिए हमारे यहाँ जे के साहब के द्वारा, ए साहब के द्वारा चेक की जाती है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी सभी फाइलें बिना पीडब्ल्यूडी के चेक के कोई भी पेमेंट नहीं किया जाता है। तो अगर कहीं गुणवत्ता खराब। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। एसआईटी की जांच में एक बड़े जीएसटी चोरी रैकेट का खुलासा हुआ है। आरोप है कि दिल्ली में फर्जी और बोगस फर्म बनाकर करीब 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई है। एसआईटी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और एक डायरी मिली है। डायरी से नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के बड़े खुलासों की उम्मीद है। पुलिस बाकी गैंग की तलाश में दबिश दे रही है। देखिए, बोगस फर्म बनाकर फर्जी बिलों पे जीएसटी कर चोरी के संबंध में जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कई अभियोग पंजीकृत कराए गए थे। उसमें एसआईटी का गठन हुआ है और उस एसआईटी को आज बड़ी सफलता मिली है। 2 अभियोग जो हमारे थे 838 और 839। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।